तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश के 96-98 लगातार आपको बोर्ड परीक्षा 2026 का अभी 346 DX सेट हुआ है, उसका मैं आपको प्रश्न नंबर 2 के घातक हल करा चुका हूं। तो आइए आज उससे आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 के डाक को हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है, वैद्युत छेद रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए इसके उत्तर है कोई भी दो रेखा है। आप शॉर्ट में समझेंगे कि 1 नंबर का है, ज्यादा हम कितनी भी लिख के देना है। जो सटीक आंसर आपको है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। इसी में से परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं क्योंकि यदि प्रतिच्छेद करें, क्योंकि दो दिशाएं संभव नहीं है। क्योंकि ऐसे लिख दो, क्योंकि शॉर्ट में लिख दो, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो रेखा, दो दिशाएं संभव नहीं है। क्योंकि मैं आपको ऐसे बता दूं कि यदि कोई दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर मतलब प्रतिच्छेद करती हैं, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं जो है स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, और दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं करेंगी, प्रदर्शित करेंगे तो वो ये बात क्या है, असंभव है। बस इसका सटीक आंसर यही है, बस दो दिशाएं संभव नहीं होंगी। आज विद्यार्थी क्वेश्चन है 2 के 4 में, परमाणु द्वारा कुछ निश्चित आवृत्ति के विकिरणों का अवशोषण अथवा उत्सर्जन किया जाता है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका पहले है पहले आप डालेंगे है ऊर्जा का अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण, दो चीज पूछी गई है इसमें, अवशोषण और उत्सर्जन। तो अवशोषण कब होता है, उत्सर्जन कब होता है? तो मैं बात करूं, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वह ऊर्जा का अवशोषण करता है। भाई आदमी, हाई आप वैसे भी समझे, व्यावहारिक बात है, जब कोई आदमी बहुत निम्न क्वालिटी का है और आप उसको बड़ा सेट बना रहे हैं, तो उसको क्या है, एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी धन दौलत माया संपत्ति देनी पड़ेगी, तभी हो जाएगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा क्या है, उसको ऊर्जा को वो ग्रहण करेगा, ऊर्जा का अवशोषण करेगा। इस घटना को ऊर्जा का अवशोषण कहते हैं। दूसरी बात क्या है, ऊर्जा का उत्सर्जन। ऊर्जा का उत्सर्जन, ऊर्जा का उत्सर्जन जब कोई उच्च स्तर से, जब एक इलेक्ट्रॉन एक उच्च ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तरों में जाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, वैसे तो दोनों में से एक ही देनी थी, एक ही बात नहीं। अतः ऊर्जा का अवशोषण उत्सर्जन विकिरणों के रूप में होता है। अतः ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन विकर्ण, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन विकर्ण के रूप में होता है। विकर्णों के
रूप में होता है। और आपने बोहर की तीसरी परिक्रमा भी पढ़ी होगी, जब किसी इलेक्ट्रॉन को किसी कारण बाहर से ऊर्जा मिलती है, नहीं ऊर्जा एनर्जी मिलेगी तभी तो वो अपनी निजी कक्षा को छोड़कर उसी कक्षा में चले जाता है। और तो ये आप क्या है, ऊर्जा का अवशोषण, और अवशोषण की भी बात मैंने आपको बता दी और उत्सर्जन की भी बात बता दी। आप इसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और फिर आगे बढ़े। आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम 3 के काफी ओर चलते हैं। अवतल दर्पण के सम्मुख एक बिंब यानी एक वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है, तो प्रतिबिंब के लिए किरणारेख बनाइए। तो आइए मैं आपको किरणारेख बनाकर दिखाता हूँ। इसका उत्तर देखते हैं। एक अवतल दर्पण है, ये पोल है P, एक इसके एक वस्तु रखी है, ये वस्तु चलती है इस तरीका से, और अच्छा फिर ये आई प्रकाश किरण और ये गई, और इन दोनों के ये बनेगा इसका प्रतिबिंब। इसको कहेंगे A डैश B डैश, वस्तु A और B है, और इसके बराबर है वक्रता केंद्र C, और ये आप क्या है फोकस। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखी कोई वस्तु का किरणारेख बनाना था हमें, ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है, बस ये चित्र बनाना था। और वस्तु के मैं ये लिख दे रही हूँ, चाहो तो आप इस तरीका से पॉइंट भी ले सकते हैं। वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र, अनंत भाई यहाँ पर तो इनफाइनाइट है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अच्छा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब आप लिख सकते हैं फोकस और वक्रता केंद्र, यानी F तथा F को कहेंगे फोकस दूरी और C को कहता है वक्रता केंद्र के बीच में ये प्रतिबिंब है आपका A B डैश। और फिर है आपका प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा, ठीक है। होगा कैसा, उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। बस ये इतना लिखना था। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। आप चित्र भी बनाए थे तो आपको नंबर मिलेंगे, ये कोई जरूरी नहीं होगा, मैं आपको नोट करा दी है, क्योंकि ज्यादा जानकारी जितनी शेयर कराना बढ़िया है। तो देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं आप ये। आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन चलते हैं 3 के खबर। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखिए। किसी गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य है तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की टिप्पणी लिखिए। आइए इसका हम देखते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे गॉस का नियम। देखिए थोड़ा लाइट चली गई है, थोड़ा अंधेरा हो गया, आपको देखने में थोड़ा परेशानी हो रही है। गॉस का नियम क्या है, आइए। तो आप जानते हैं किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है।
यानी आप क्या लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर ई डॉट डी ए बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। आप ये लाइन भी लिख देंगे तो अभी गॉस के फिर में है, आप भाषा लिखे आए बढ़िया बात है, भाषा लिखेंगे तो ये भी लाइन एक मैथमेटिकल लाइन है, ये भी एक गॉस के नियम को शो करती है, प्रदर्शित करती है, मैथमेटिकल लाइन है, गणितीय रूप है ये भी विद्युत फ्लक्स का। आइए आप टिप्पणी के और पूछ रहे हैं तो इसमें मैं टिप्पणी आपको बता दूं, टिप्पणी में आपको कितना लिखना था। गॉसियन पृष्ठ के भीतर, गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य होने का मतलब है कि पृष्ठ से गुजरने वाला मेरे शब्दों पे भी, भाषा पे भी ध्यान दें, मैं यहाँ ना दिख पा रहे हो, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स शून्य है, लेकिन पृष्ठ पर हर बिंदु पर या प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होना जरूरी नहीं है। ये बाहरी आवेश या पृष्ठों के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है। ये यह लिख देना, थोड़ा सा आप ये नोट कर लें, ये बाहरी आवेश या पृष्ठों के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है। इतना लिखना था इसमें टिप्पणी में। वो टिप्पणी आपकी जो टिप्पणी है वो टिप्पणी यहाँ से देनी थी आपको, मैंने यहाँ से टिप्पणी दे दी कि गॉसियन पृष्ठ के भीतर आवेश शून्य होने का मतलब ये है कि पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है, लेकिन पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होना जरूरी नहीं है। ये बाहरी आवेश या पृष्ठों के अंदर आवेशों के वितरण पर निर्भर करता है। तो ये प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रश्न नंबर जो 3 के खाता के हल करा दिए। अब थोड़ी सी एक इंटेंसिटी के कारण मैं आज की वीडियो को यहीं विराम करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर हम 3 के गा से आगे कल की वीडियो में हल देखेंगे। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के 96 बने जाइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और भी बच्चों को बताइए। और मैं बहुत जल्द आपको इंटर गणित की क्लास लेने वाला हूं और फिजिक्स के आर्टिकल जो हैं वो 1 by 1 फिजिक्स के आर्टिकल भी कराएंगे। हम बहुत आराम से सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के 96 बने दीजिए। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं विराम करते हुए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।